अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। Kashmiri want freedom. Stop killing in Kashmir. Stop killing in Kashmir. In Indian-occupied Jammu and Kashmir, humanity is bleeding. The valley is burning. People are distressed. Under the heavy burden of alien occupation that grows more stifling and more suffocating with each passing day. और इंशाअल्लाह ताला एक दिन जरूर आएगा कि कुर्बानियां रंग लाएंगी और दुनिया हमारे हक की खुदरादियत की बात मानेगी और हमें इंशाअल्लाह ताला एक दिन आज़ादी जरूर नसीब होगी। पाकिस्तान कश्मीर को टेरिटरी के तौर पे नहीं देखता। जब वहाँ पे लहू बहता है तो हमारी रूह को वो दर्द महसूस होता है। जब कश्मीर के अंदर जुल्म होता है तो हम पाकिस्तान के लोग उस दुख को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता कश्मीरियों से इंसानियत का रिश्ता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब, आमिर इलियास राना साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। कश्मीर का नाम सुनते ही जंग, लाशें, हिरासती कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ, इमलाक की तबाही और बर्बादी, पैलेट गन से छलनी चेहरे, जुल्म और जबर के साए में पलती जिंदगियाँ, इज्तमाई कब्रें, अस्मत दरी का शिकार जिंदा लाशें जहन में आती हैं। कश्मीर जो कभी एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, आज दुनिया के खतरनाक तरीन तनाज़े का मरकज बन चुका है, जहाँ कई दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी निहत्ते कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के लिए भारतीय फौज के इंसानियत सोज मुजालिम के सामने डटे हुए हैं। मासूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती सतह पर रैलियां और तकरीबात मुनक्कद की गईं, जहां एक बार फिर भारतीय मुसालिम को बेनकाब और इंसानी हकूक के नाम निहाद इदारों के ज़मीर को झिंझोड़ा गया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने अपने अलग अलग पैगाम में भारतीय मुसालिम पर अक़वाम आलम की मुजरिमाना खामोशी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ करार दिया और जन्नत नज़ीर वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आलमी कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इसी मुनासबत से हमारा एक्सपर्ट्स के लिए आज पहला सवाल ये है कि इमरान खान हुकूमत को मसले कश्मीर के हल के लिए क्या मुख्तलिफ करना होगा। जनरल साहब, आपसे इसका आगाज़ करेंगे कि अब तक जो कोशिशें की जा रही हैं वो कितने अरसे से यही कोशिशें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अब इस हुकूमत को ऐसा क्या मुख्तलिफ करना होगा कि मसला कश्मीर की अपने हल की तरफ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ अब किया जा रहा है पहले तो वो भी नहीं था। अगर आप पिछले दौर से कंपेयर करें तो उसकी निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है कि एक्टिविटी है और कश्मीर के बारे में काफ़ी बातचीत हो रही है। इंटरनेशनल फोरम से उठाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी लंदन गए हैं, वहाँ जाके तो उन्होंने एड्रेस भी किया है। वहाँ पे एक एग्जीबिशन भी कश्मीरियों की अरेंज की गई है। ये सारा कुछ है, लेकिन एक सवाल हमने अपने आप से पूछना है कि क्या ये सब कुछ जो कुछ हमने किया ये काफ़ी है? मेरे ख्याल के मुताबिक ये काफ़ी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि दुनिया सारी अक़वाम आलम जिनका प्रेशर आना चाहिए, जिनकी वजह से अमूमन मसाइल हल करने की तरफ अक़वाम आलम तवज्जो देती हैं या अक़वाम मुत्तहिदा तवज्जो देती है, वहाँ तो अभी कोई हरकत नज़र नहीं आती। तो इस लिहाज से हमें बहुत कुछ करने को है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, क्या उन ममालिक के सफ़ीर यहाँ मौजूद नहीं कि हम उनसे बातचीत करें? ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आ चुकी है जो उनके सामने रखी जा सकती थी, उनको ब्रीफिंग्स दी जा सकती थी, उनको रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि अपनी हुकूमतों को सेंसिटाइज करें। लेकिन इसके अलावा भी ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है, कैंपेन के तौर पर चलाना होगा। आज हमें जो चैलेंजेस हैं कश्मीर में वो 3 चैलेंजेस हैं, जिनमें से एक तो कश्मीरियों ने खुद निपटाना है और 2 हैं यहाँ पे जो हमने करने हैं। पहला चैलेंज जो कश्मीरियों ने निपटाना वो है कि जब कश्मीरियों की अपनी सफ़ों में
अभी तक वहां पे कुछ ऐसे आस्तीनों के साम मौजूद हैं जो मोदी का एड्रेस सुनने के लिए भी गए, और उसके अलावा अगर कल मोदी किसी तरह कोई हुकूमत बनाना चाहे तो वो शामिल हो जाएंगे। उनमें सजाद गनी लोन है, उनमें एक फैसल साहब हैं, ये चंद एक लोग हैं जो वहां पे उनका जो महबूबा मुफ्ती का अंजाम हुआ या फारूक अब्दुल्ला का, उसके बाद ये सर इन्होंने उठाना शुरू किया है और भारतीय हुकूमत को खुश करने के लिए वहां पे मसरूफ हैं। एक तो ये है। दूसरे दो चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत कश्मीरियों की स्ट्रगल को पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसका गर्दानता है और उसका नैरेटिव दुनिया में बहुत फैला, क्योंकि हमने 5-6 साल उस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश नहीं की। अब वक्त आ गया है कि कम से कम ये हुकूमत उसके बारे में एक कैंपेन चलाए ताकि ये नैरेटिव खत्म हो। आफ्टर ऑल कश्मीरी जितने भी वहां शहीद होते हैं उनकी फैमिलीज वहीं हैं, वहीं वो दफन होते हैं, वहीं उनकी सारी तजहीज़ व तकफीन की जाती है, तो ये दुनिया को बताना चाहिए। ठीक है। और जो उसके साथ जो हमारा इसके साथ जो चैलेंज है वो ये है कि भारत 8-10 साल टाइम आपसे खरीदना चाहता है, वो आपसे बातचीत नहीं करेगा और उसमें वो वहां आबादी का तनासब बदलना चाहता है और फिर आपको कहेगा कि अगर प्लेबिसाइड करना चाहते हैं तो कर लें। सो इसके लिए हमें टाइम ब्रैकेट एक सामने नजर आती है जिसको रख के हमने एक फेज वाइज अपनी कैंपेन चलानी है ताकि इस मसले पे अक़वाम आलम की तरफ से प्रेशर आए कि बातचीत करनी चाहिए। सो ये अगर जब तक एक पूरी मुनज़्ज़म आप कैंपेन नहीं चलाएंगे, कश्मीर कमेटी का देख लीजिए अभी तक फाल नहीं है, तब तक ये मसला इसी तरह से रहेगा। करने को तो बहुत कुछ है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक चीज और अर्ज कर दूं कि ये जलसे जुलूस तो अपनी जगह पे ठीक है कि आपके जज्बात का इजहार हो जाता है, लेकिन कश्मीरियों की आंखें चले गई, कश्मीरी बेचारे मारे गए, उनकी तालीम बर्बाद हो गई। क्या हम मुसलमान मुल्कों में एनजीओ वगैरह को फाल नहीं कर सकते, उनको पैसे दे सकते हैं कि वो किसी न किसी तरह थर्ड कंट्री के जरिए कश्मीरियों के इलाज मालजे का इंतजाम कर दें, कश्मीरियों की तालीम का इंतजाम कर दें, वरना वो तबाह हो जाएंगे लोग इसी तरह और ये खित्ता, ये लोग बेचारे बहुत पीछे रह जाएंगे जिंदगी की दौड़ में। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से जनरल साहब ने बात की कि कश्मीर कमेटी को फाल होना होगा, मौलाना फजल रहमान साहब उसके हेड पर्सन थे, तो तब भी बड़ी तनकीद होती थी और अब तो इस वक्त ये कश्मीर कमेटी जो है वो फाल ही नहीं है, काम ही नहीं कर रही है। तो हुकूमत जिस समत में जा रही है, क्या उसका स्टांस ठीक है एक कश्मीर कमेटी के होते हुए फाल ना होना और कश्मीर कॉज की बात करना? देखें, जनरल साहब की अपनी राय है और मेरी अपनी राय है कि मैंने नवाज शरीफ को यूएन जनरल असम्बली में खुद वहाँ मैं मौजूद था जब बुरहान वानी शहीद हुए, उसका केस उठाया और जो पैलेट गन की बात हो रही है हर जगह पे छर्रे वाली बंदूक से आँखों को जो ज़ाया करके वहाँ पे एक नस्ल कुशी की जा रही है, और जो यूएन की रिपोर्ट जून 2018 में आई है, तो ये इलेक्शन नहीं हुए थे और निगरान हुकूमत आई थी, ज़ाहिर है वो पहले से जब प्रेशर डला यूएन के सेक्रेटरी जनरल को, डोजियर भी गया और प्राइम मिनिस्टर खुद गए, सब चीज़ें दे के आए। तो ये हमारी मूवमेंट जब से जो भी गवर्नमेंट हो, ढीली हो या तेज हो, ये काम एक इदारा जाती बुनियाद पे चलता है। इस पे हमें आपस में तकसीम होने की या इस तरह की बातें करने की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है। अब दुनिया मान रही है जो इंडिजिनस मूवमेंट कश्मीरियों की नौजवान नस्ल ने चलाई, बुरहान वानी शहीद के नाम से जो शुरू हुई, तो वो अब दर्द-ए-सर बन चुकी हुई है और वो लेके आए हुए हैं। अब हमारा काम ये है कि दुनिया के सामने, चूंकि हम एक कमज़ोर मुल्क हैं, नई गवर्नमेंट आई है, आते ही उसे पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो इंटरनेशनल इशूज़ पाकिस्तान के जो जख्म रिस रहे हैं उनके ऊपर क्या बात करे। वो तो जो पाकिस्तान है उसको बचाने के लिए पैसे मांग के इकट्ठे करके विजिट हो रहे हैं। शाह अब्दुल्ला, ये जो अब शाह मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस ने अब आना है इसी महीने में, उनके दौरे की तैयारियां हो रही हैं। फिर मलेशिया के वजीर आजम आ रहे हैं 23 मार्च की परेड में, वो 22 को आ जाएंगे, उनके साथ मुआहिदों की बात हो रही है। तो ये जाहिर है थोड़ा सा टाइम लगेगा इस गवर्नमेंट को भी इस काज की तरफ फुल टाइम पे आने पे, लेकिन जाहिर है ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। कश्मीर का मसला सारी कौम ने इसको समझा है, इसको अपना मसला समझा है बगैर किसी पार्टी की तफरीक के। तो ये बहुत अच्छा वक्त है कि इस वक्त हमारे लोग, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी हुकूमत खुल के इसके ऊपर, जहां मुल्क के इक्तिसादी मसाइल पे बात कर रही है, वहां जो कश्मीरी कौम हमारा वेट कर रही है, वो चूमते हैं पाकिस्तानी झंडे को, नाम लेते हैं, आज भी मीर वाइज शुक्रिया अदा कर रहे हैं जो मूवमेंट चल रही है। तो हमें उनके जज्बे भी जवान रखने हैं और यहाँ पे अपनी तफरीक को ख़त्म करके बैसियत कौम इस काज को लेके दुनिया में जाना है। ठीक है, ठीक है। अयाज साहब, जिस तरह से बात की जा रही है कश्मीर कॉज को लेकर, साबका हुकूमतों के ऊपर ये तनकीद होती रही कि इन्होंने कश्मीर के मसले को उस तरह से उजागर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। और दूसरी तरफ अगर इस पहलू को भी देखें कि अभी तक कश्मीर मसले पर मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, जिसका आज अफसोस का इजहार किया सदर की जानिब से भी, लेकिन
ये मौजूदा हुकूमत जो अभी तक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है मसला कश्मीर को लेकर और जो जो इक़दामात कर रही है, क्या इस दौरे हुकूमत में कश्मीर के मसले को लेकर कोई बड़ी अचीवमेंट हम देख सकेंगे? देखिए, वो जहाँ तक साबिक हुकूमतों का मामला है तो ये बात ठीक है कि तमाम हुकूमत जो भी आई है ज़ाहिर है कश्मीर पे उसको स्टैंड लेना था और उसने लिया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आ गई हुई थी। मुझे याद है जब वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे कसूरी साहब, तो वो बहुत सी चूँकि उनको एक आदत थी कि मीटिंग्स किया करते थे, वो उस दौर में बताया करते थे कि अब इवन गल्फ स्टेट्स कश्मीर की हम बात करें तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं होती कि जी आप कुछ और बात करें हमारे साथ, मसला कश्मीर हमसे डिस्कस ना करें। जाहिर है इंडिया ओवर द ईयर्स बहुत तेज़ी से इंडिया ने तरक्की की, एक बड़ी मार्केट बन गई और हमारे इवन गल्फ स्टेट्स के भी इंटरेस्ट इंडिया में ज़्यादा हो गए पाकिस्तान की निस्बत। फिर हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगता रहा दरअंदाजी का, बिल्कुल वो भी एक मसला रहा क्योंकि इंडिया को मौका मिला, स्पेशली 9/11 के बाद इंडिया ने बहुत कैश ऑन किया इस इशू पे कि जी देखें दहशतगर्दी एक दुनिया ख़त्म करने की बात करती है और पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी करता है। ठीक। फिर ओवर द ईयर्स हमने देखा कि हम ये सुना करते थे कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फिर जम्मू कहीं से निकल गया और हम सिर्फ कश्मीर, अब मैं सुनता ही नहीं हूँ इंडिया आज भी जम्मू एंड कश्मीर वहाँ कहा जा रहा होता है, लेकिन हम कहीं जम्मू को शायद भूल गए हैं कि वो शायद हमने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया, कुछ इस तरह के मसाइल रहे। लेकिन अब चूंकि ये जो नई तहरीक है, अब दुनिया को ये रियलाइज होना शुरू हुआ है कि वाकई ये इंडिजिनस तहरीक है, ये कश्मीरियों की अपनी तहरीक है, इसमें मुदाखलत कोई नहीं कर रहा। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे जाहिर है अब वो डिफरेंट तरह इसको लिया जा रहा है, इस मसले को पहले की तरह नहीं लिया जा रहा। अब वेस्ट में भी इस पे कंसर्न शो किया जाता है और गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है। आज जो ऐवान सदर में तकरीब थी उसमें एहसन इकबाल भी बैठे हुए थे, मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये एक ऐसा कॉज है जिस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अलहदा नहीं रह सकती, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, PTI, कोई भी, जमात इस्लामी, तो ये जो कश्मीर डे शुरू काजी हुसैन अहमद को क्रेडिट जाता है इसका, ठीक है, वो उन्होंने शुरू किया था, तो इसलिए इस पे तो कोई वो है नहीं। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई थी इंसानी हुकूक के हवाले से, वो भी इस प्रेशर की वजह से अब आई है कि वहाँ इंडिजिनस तहरीक है, अब वो खुद कश्मीरियों ने अपने हाथ में ली हुई है। तो मुझे यकीन है कि अब हालात बेहतर होंगे और ये मसला अब बहुत ज़्यादा देर इंडिया इसको छुपा के नहीं रख सकता। आपने देखा कल नरेंद्र मोदी वो बगैर किसी बंदे के खाली हाथ हिला रहे थे, तो वहाँ तो कुछ नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को कैसे वेलकम किया जा सकता है? और जो थोड़े बहुत लोगों की बात कर रहे हैं जनरल साहब वो हर जगह होते हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत है, इंडिया में है या कश्मीर में है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। ठीक है, फैसल साहब आपकी जानब आएंगे कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी मैंने सवाल में कहा कि साबिका हुकूमतों पर तो तनकीद होती थी मसला कश्मीर को लेकर। अगर देखा जाए तो आज इमरान खान की जानिब से मसला कश्मीर को लेकर खुलकर बात नहीं की गई है, इसकी क्या वजह है? जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात कर रहे हैं और शायद कोशिश ये की जा रही है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो बिल्डअप किया जाए। देखिए, अगर संजीदा बात करें तो साबिका हुकूमतों ने भी कोई अमली तौर पे तो कोशिश नहीं की। अगर अमली तौर पे कोशिश करती है तो जिस कमेटी का कश्मीर कमेटी का सरबरा जब आप फजलुर रहमान को बना देंगे तो वही हुकूमत की संजीदगी ज़ाहिर हो जाती है, किस हद तक जो है वो मसला कश्मीर को हल करने में संजीदा है। क्या फजलुर रहमान की शख्सियत में इतना दमखम है कि वो आलमी सतह पर इस मसले को उठा सके? लेकिन हमें प्रैक्टिकल सोच का मुजाहरा करना चाहिए। अगर कश्मीर की तहरीक ज़िंदा है तो उसको कश्मीर के लोगों ने ही ज़िंदा रखा हुआ है। कश्मीर के लोग ही जो है वो आज़ादी की जंग और भारत की जो बर्बरियत है उसके ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ रहे हैं। सिर्फ कश्मीर कमेटी बना देने से या इस अहदे पर किसी अपने हमनवा को नवाज देने से जो है वो मसला कश्मीर जो है वो हल नहीं होगा। अमली तौर पे जो है वो उसकी जो कोशिशें हमें करनी चाहिए वो हुकूमती सतह से जो है वो कभी जो है हमें नज़र नहीं आई। इस वाक़े इस पूरे मामले के 3 फरीक हैं, पाकिस्तान, भारत और कश्मीर। इसमें जब तक हम इसमें चौथी कुव्वत को बाहर नहीं निकालें, इन 3 फरीकों को जो है इस मसले को जो है हल करना पड़ेगा। बाकी ये जनरल साहब की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम बहैसियत कौम भी तो एक मुनाफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं। हम 24 घंटे दावा तो करते हैं कि कश्मीर हमारा टूक अंग है और इससे हमें कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, उसके बगैर हम उनके दिल एक साथ धड़कते हैं। लेकिन अमली तौर पर हमारे लिए हमने कश्मीरी अवाम के लिए क्या किया है? अगर हम NGO सेक्टर्स को वहाँ फाल करके मुख्तलिफ रास्तों से मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या वहाँ हमने उनकी मेडिकल के हवाले से कभी मदद करने की कोशिश करी, कभी एजुकेशन के हवाले से हमने उनकी मदद करने की कोशिश करी? वो जिस जुल्म का बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, उसके नताइज को भुगत रहे हैं, उनको कम करने के लिए, उनके ज़ख्मों में मरहम रखने के
लिए बहैसियत कौम तो हमारे कभी भी जो है वो इकदाम जो है अमली तौर पर नजर नहीं आए, सवाए बातों की हद तक ही हमने मुजाहरा किया। हमें NGO सेक्टर के जरिए वहाँ के लोगों की जो है अमली तौर पर जो है मदद करनी चाहिए, ताकि वो जो जंग लड़ रहे हैं उनको सबसे बड़ी सज़ा मिल रही है, पाकिस्तान का झंडा उठाने की सज़ा मिल रही है, पाकिस्तान की बात करने की सज़ा मिल रही है, उनको गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने में मजबूर किया जाता है। वो बुनियादी तौर पर अगर पाकिस्तान की दुनिया में कोई अमली जंग लड़ रहा है तो कश्मीरी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में उनके लिए अमली तौर पर जो है पाकिस्तानियों ने उस तरह मदद नहीं की जो कश्मीरियों कश्मीरियों की मदद की जानी चाहिए थी, करनी चाहिए थी। सबसे पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि अमली इकदाम करें, खाली बातों से बाहर निकले। उनको इस वक्त जो वहाँ पे जो सूरत हाल है उनको अमली इकदाम की जरूरत है। आप NGO सेक्टर के जरिए उनके लिए अमली इकदाम उठाएं। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, जिस तरह से फैसल साहब ने भी बात की कि दमखम होता तो मसला कश्मीर का कोई ना कोई हल नजर आ जाता। दमखम की अगर बात करें तो क्या इमरान खान के अंदर इतना दमखम है कि वो इस मसले को उस तरह से हल कर सकें जितना संजीदा ये मसला है? और इंटरनेशनली इमरान खान का एक इंटरनेशनल फिगर भी हैं, वो कोई बात करते हैं तो उनकी बात को सीरियस लिया जाता है, फौकियत दी जाती है। ट्रंप के बारे में उन्होंने बात की, उस बारे में भी बात की, उनकी बात को संजीदा लिया गया। अगर इंटरनेशनली इमरान खान की बात को इतना संजीदा लिया जा सकता है, लोग सोचते हैं, सुनते हैं और उस पर रद्द अमल भी देते हैं, तो क्या मसला कश्मीर को इंटरनेशनली इमरान खान के साथ जोड़ा जाए तो कोई इमरान खान हमें सक्सेस स्टोरी दे सकते हैं? नबीला, इमरान खान का जहाँ तक ताल्लुक है इस वक्त वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और तमाम पॉलिसी गाइडलाइन उनके सामने है। कश्मीर का तनाज़ा भी उनके सामने है। जब अपोजिशन में वो थे तो आपको याद होगा कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं उन पर भी उन्होंने बहुत गुस्से भरे तनकीद की और बहुत ही ज़्यादा शार्प अंदाज में बोले। और वो उनका यही मुद्दा था कि शायद साबिका गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर कॉज के साथ मुखलस नहीं है, खुसूसी तौर पे नवाज शरीफ साहब। तो अब वो चूँकि खुद इक़्तिदार में है और उन्हें मेरा ख्याल है कि जो उस वक़्त जिन पेचीदगियों का इल्म नहीं था अब उन्हें बहुत सी चीज़ों का इल्म हो गया होगा। और उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से भी जो इनिशिएटिव लिया तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि कुछ और कुव्वतें भी शामिल थी, वो उनके साथ वो चले हैं। तो कश्मीर का जो तनाज़ा है इस पर जज्बाती बात करना ये तो एक बहुत आसान है, यानी हवा के रुख के साथ साथ चलना है और उसके बारे में बात कर देना बहुत इजी काम है। लेकिन अगर हम अमल की दुनिया देखते हैं, स्टेट्स की दुनिया देखते हैं तो उसमें हमें पाकिस्तान के अंदर जो मुझे जो सूरत हाल नज़र आती है वो एक रेटोरिक नज़र आती है कि हमने उसको एक बतौर इशू उसको ज़िंदा किया और उसको सॉल्व करने के लिए जो संजीदा कोशिशें हैं उसके अंदर हमारे अपने भी कुछ चीज़ें खामियाँ मौजूद हैं। कश्मीरियों की जद्दोजहद वो अपनी जगह है, वो जद्दोजहद नबीला मुझे एक बात बस करनी है, वो अब भी वो करते आ रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि इस राह में हमने पहले ताशकंद का मुआहदा किया जिसमें ये दो तरफा था, उसके बाद शिमला मुआहदा हुआ, वो उसके बाद वो दो तरफा था। अब हमने उस तकसीम को किस तरह करना है, ऐलान लाहौर था, अटल वाजपेयी वहाँ है, तो लिहाजा ये एक रिटॉरिक के तौर पे जब तक रहेंगे ये मसला हल नहीं होगा। ठीक है आमिर साहब ब्रेक की तरफ जाना है जल्दी से बात। बस छोटी सी बात यह कि आज वज़ीर आज़म बन्नी गाला में रहे, उन्हें कहीं ना कहीं मसला कश्मीर पे आके किसी फोरम पे किसी इजलास में बात करनी चाहिए थी, वो आज पता नहीं क्यों नहीं आए। बिल्कुल आपकी बात को लोग सुनना चाहते हैं और आपको बात करनी थी मसला कश्मीर के हल के लिए हुकूमत जो मुख्तलिफ इकदाम कर रही है उस पर एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। हम अजीम कौम हैं और 2019 PTI वाले तो 3 महीने की 90 दिन की हमेशा 100 दिन की बात करते हैं। मैं अब बुजुर्ग सियासी वर्कर हूँ, मैं 1 साल की बात करता हूँ। इंशाअल्लाह 2019 में इमरान खान इस कौम को मसाइल से निजात दिला देगा, मुझे पूरा। और जितनी इमरान खान मेहनत कर रहा है बाकियों को छोड़ें, वो इक़्तिदार में होते हैं तो चलते इस तरह जैसे जॉगिंग कर रहे हैं, वो पकड़े जाएं तो लेटते ऐसे हैं जैसे मुर्दा जो है ना वैसे ही अब 8 घंटे का मेहमान है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ऑक्सीजन टेंट में लगे हुए हैं। क्या ड्रामेबाजी का, यानी जेल काटने की जरूरत नहीं है हमें। हम आम लोग थे, माँ का जनाजा छोड़ के 7-7 साल हमने काटी, कोई हमने चीखें नहीं मारी। और प्रोटेक्शन आर्डर आपको रोज स्पीकर दे देता है, मुझे पता है क्यों दिया जा रहा है प्रोटेक्शन आर्डर आपको, मैं बच्चा नहीं, मैं इमरान खान की दोस्ती, भाईचारे और मोहब्बत में खामोश हूँ। मैं जिस दिन बोल पड़ा तो उस दिन बात दूर निकल जाएगी। और ये पैक पे एतराज कर रहे हैं, बिल्कुल बुलाएं जिसको बुलाना है।
ये आपस में मिले हुए हैं। वो शहबाज शरीफ कहता वास्ता अल्लाह रसूल का, शेख रशीद ना है, अल्लाह रसूल का वास्ता। स्पीकर साहब, मेरा नाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भेजा है, कानूनी तौर पर उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता, और पब्लिक अकाउंट कमेटी चलाना स्पीकर का काम नहीं है, उसका काम है हाउस चलाना। तो सियासत में गर्मा गर्म बयानात के बाद तलखी मजीद बढ़ने लगी है। अपोजिशन के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने वाले वजीर रेलवे शेख रशीद ने आज भी हस्बे रिवायत सियासी हरीफों पर तनकीदी ट्रेन दौड़ाई। सादगी और बचत की बातें करने वाले वजीर रेलवे 18 गाड़ियों के शाहाना प्रोटोकॉल में फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी से सुलह का दावा किया, लेकिन शरीफ बरादरान को निशाने पर रखते हुए कई इल्जामात लगाए। इशारों किनायों में डील और ढील की बात की। वजीर आजम की चोरों के सामने बेबसी पर मायूसी का इजहार किया और सियासी सतह पर पकने वाली खिचड़ी से मुतालिक आवाम को आगाह करने के लिए 8 फरवरी को अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया। वजीर रेलवे गुज़श्ता कई रोज से डील और ढील की बातें तसलसल के साथ कर रहे हैं, लेकिन मौके पर सवालात के बावजूद वो इस डील के दूसरे फरीक का नाम बताने से कतराते नजर आते हैं, जिससे हुकूमत के बारे में अवाम के खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल कि शेख रशीद के सियासी दाव पेच इमरान खान हुकूमत के लिए कितने सूदमंद हैं। अयाज साहब, आपसे इसका आगाज करेंगे कि जिस तरह के बयानात दिए चले जा रहे हैं शेख रशीद साहब, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि वो मुरव्वतन खामोश भी हैं, बात उस तरह से खुलकर कर नहीं रहे हैं। क्या ये बयानात मौजूदा हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात नहीं खड़ी कर सकते? ये पता नहीं क्या अब खामोशी, किस चीज़ पे खामोशी, मेरी समझ से तो बाहर है। बहरहाल आज जो आपने अभी गुफ्तगू उनकी सुनवाई, मैं तो बड़ा मुझे तसल्ली हो गई है कि 2019 में मेरे सारे मसाइल हल होने वाले हैं। इस मतलब मेरे लिए तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि अगर इस साल ही सारे मसाइल हल हो जाने हैं तो फिर तो इश्यूज सारे ख़त्म हो गए। मुझे अलबत्ता शेख साहब की 8 तारीख की वो मीडिया टॉक का इंतज़ार है, उसमें मैं देखूंगा कि क्या सांप निकालते हैं शेख साहब, और ये डील और ढील मेरे ख्याल उनको वाजे कर ही देना चाहिए उस दिन। ये बड़ा सस्पेंस उन्होंने क्रिएट कर लिया जो करना था, अब इसको कौम को बता ही देना चाहिए कि असल मामला हो क्या रहे हैं। ठीक है आमिर साहब, अयाज साहब ने तो उम्मीदें लगा ली हैं कि 2019 में उनके तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। क्या आपको भी लगता है कि शेख रशीद की उम्मीद, जो दावे उन्होंने किए हैं, उन दावों से ये उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि 2019 में तमाम मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? मैं शेख साहब की तो नहीं, अयाज खान साहब की उम्मीदों के साथ हूँ। अल्लाह करे कि मसले हल हों तो सारों के हल होंगे ना, तो बहुत अच्छी बात है, इससे क्या है। लेकिन ये जो शेख साहब की एक तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, वो इस बात की दलील हैं कि इनके सारे जोर फारिग हो गए हैं और अब ये इमरान खान को भी ताने देते नजर आ रहे हैं। और जिस कुव्वत से शहबाज शरीफ आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट नईमुल हक ने शेख साहब का नाम लिखा है स्पीकर को कि इनको पीएसी में डालें और रियाज फतेहाना को निकाल दें, और ये स्पीकर हाउस भी जाके मिल के आए, उसके बावजूद अब तक उनका नाम नहीं आया। तो ये जो तिल मिलाना है, ये बात जाहिर करती है कि खिचड़ी बहुत ठीक ठाक किस्म की तैयार हो चुकी है, उबाल आ चुके हुए हैं। अब 8 तारीख की डेट्स तो शेख साहब ने बहुत दी हैं। अब जैसे आज उन्होंने बिलावल का कहा कि लोग बीच में पड़ गए, मैंने कहना था, अब मैं नहीं कहता, तो अब 8 तारीख का हम इंतजार कर लेंगे, चले कौन सा कोई उसमें दूर रह गया है। लेकिन ये नजर आ रहा है कि जो चीजें ये चाह रहे थे, ये मियां बरादरान को, शरीफ को कोई टाइम नहीं देना चाहते कि वो सिर्फ जेल में रहें, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं, इसलिए इनका दर्द बढ़ता जा रहा है और ये मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस हर रेलवे स्टेशन पे करते जा रहे हैं। तो अच्छी बात है, सियासत इसी चीज का नाम है, देखते हैं क्या होता है। 8 तारीख को भी देख लेंगे हम। चलें, ठीक है। जनरल साहब, जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि अभी से तिल मिला रहे हैं, उनका जो गुस्सा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर इमरान खान ने शेख रशीद के ये मुफ्त मशवरे ना माने तो क्या उनका ये जो गुस्सा है ये लावा बन सकता है, इससे भी ज्यादा तल्खी उनके लहजे में आ सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि शेख साहब के सारे बयान गैर जरूरी हैं और इमरान खान साहब को कतन ऐसे बयानात पे बहुत तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ठीक, शेख साहब का गैज़ो गज़ब अपनी जगह पे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शेख साहब कुछ करने की पोजीशन में हैं। ये जैसे अभी आमिर साहब कह रहे थे, ये खुद ही तिलमिला रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वजारत उनको एक मिली हुई है और एक आदमी की पार्टी को इससे ज्यादा और मिल भी क्या सकता था। ये पहले मेरा ख्याल है उसके जो उनका जुस्सा है उससे ज्यादा हिस्सा मिल चुका है, तो इस वजह से वो इसी पे मुतमईन रहेंगे। ये बयानबाजी जो है ये बिला वजह का एक, मैं समझता हूँ जनरल साहब, आपकी इस सारी बात से क्या ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया जा सकता है कि अगर गैर जरूरी बयानात हैं तो शेख रशीद साहब को मना नहीं कर देना चाहिए कि वो इस तरह के गैर जरूरी बयानात ना दें? मना करने का फायदा नहीं होगा।
जिस शख्स को आदत होती है जिस काम की, वो हालात तो फिर मौत वाला चक्कर है, वो तो चलती है जाके उम्र खत्म होने तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि शेख साहब को बात रखा जा सकता है इस चीज से। ठीक है फैसल साहब, क्या जिस तरह के बयानात दिए चले जा रहे हैं, डील और ढील की भी बातें की जा रही हैं, अगर डील लेने वाला गलत है तो क्या डील देने वाला गलत नहीं होगा? ये भी तो बात सामने आ सकती है कि अगर डील हो भी जाती है तो फिर इस मौजूदा हुकूमत को अवामी रद्द अमल क्या सामने आएगा जिसका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, पहले ज़माने में जो बादशाह होते थे ना, उनके पास शाही मस्खरे होते थे जो बहुत ही सतही किस्म का जो है वो मजाक करते थे और उस पर पूरा दरबार जो है बादशाह सलामत जो है समेत हंसा करता था। तो शेख रशीद भी जो है मौजूदा हुकूमत के जो है वो शाही मस्खरे हैं। ये सिर्फ बादशाह सलामत उनकी दरबार को नहीं बल्कि पूरी कौम को भी जो है वो बहुत ही सतही मजाक से जो है हंसाने की जो है वो कोशिश करते हैं। इमरान खान ने इनके बारे में जो पहले जो तज्जिया किया था बिल्कुल सही किया था कि इनको तो कोई चपड़ासी भी ना रखे, लेकिन इमरान खान की यू टर्न की पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत उन्होंने जो है अपना इतना ख़ास आदमी बना दिया कि जो उनके जलसों में भी जो मेन स्पीकर होते थे वो शेख रशीद होते थे। तो इमरान खान को वही जो असल जो कहा जाता है ना कि उनको असल अपोजिशन जो है किसी दुश्मन से नहीं बल्कि जो है वो अपने वज़रा से, अपनी काबीना से और अपने हमनवाओं से है। वो बिल्कुल इमरान खान के लिए सही कहा जाता है। इमरान खान को तो खुद जो है वो अपने आस्तीनों के सांपों को पहले जो है वो देखना चाहिए कि उनको अंदर बैठ के जो है वो कौन डस रहा है उनकी हुकूमत के लिए। नवाज शरीफ अपोजिशन से ज़्यादा कौन जो है वो खतरा बना हुआ है। अगर इमरान खान को खुद अगर अपनी हुकूमत को कामयाब करना है और 5 साल तक चलाना है तो अपने इतराफ़ के लोगों को बैठे में एक दफ़ा उन पर नज़र डाल लें तो उनके लिए खुद जो है वो ज़्यादा आसानियाँ हो जाएंगी और कौम के लिए भी जो है थोड़ा सी कोई बेहतरी का सामान पैदा हो जाएगा। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, ये जो शेख रशीद साहब की जानिब से रोज़ एक बम फोड़ा जाता है और एक बम वो कह रहे हैं वो तैयार भी उन्होंने किया हुआ है, इससे कैजुअलिटी हुकूमती वज़रा की होगी, हुकूमत का ज़्यादा नुकसान होगा या अपोजिशन का? नबीला, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कि इसमें इस किस्म के नगीने 3-4 और भी हैं। अकेले यही नहीं है, PTI के अपने इस किस्म के नमूने इकट्ठे किए हुए जो अपनी औकात से बढ़ के बयानात देते हैं। शेख रशीद क्योंकि वो सिंगल पार्टी मैन है, उसको अपना ही खतरा पड़ा रहता है कि मेरा क्या बनेगा। मैं वो आज अब हमें तो अब पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ उनकी इतनी दोस्ती है जैसे को लंगोटी है, वो बचपन में बंटे खेलते चले आ रहे हों। तो इमरान खान भी खुद, उनको भी इसी किस्म के लोग चाहिए। उनकी अपनी टीम के अंदर देख लें, उनकी असम्बली के अंदर जो तकारीर होती है, मुराद सईद जैसे लोग जो बिला सोचे समझे एक धुआंधार बयान दिए जा रहे हैं, वो उन्होंने तो असम्बली में कह दिया था मुझसे यहाँ असम्बली में बैठे 7 बंदों ने NRO मांगा। पता नहीं NRO को उन्होंने क्या समझा होगा। ना इन लोगों का कोई असर है। अगर किसी ने डील लेनी है तो वो शेख रशीद से पूछ के लेनी है, तो या किसी ने डील देनी है तो उन्होंने शेख रशीद से कोई मशवरा करके देनी है। ये उनसे बहुत कद काट के ऊपर लोग हैं सिर्फ अपनी अहमियत जताने के लिए, और इमरान खान इनके चक्कर में फंसा हुआ है। मुझे तो लगता है कि वो इमरान खान खुद परेशान है कि अगर मैंने इनको शटअप कॉल दी तो ये उल्टा उनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे। इनका क्या कर लेगा इमरान खान, वो उनके बारे में तबर्रा शुरू कर देंगे। तो हमारी सियासत में इस किस्म का जो ये कल्चर है उसके परहेज़ करना चाहिए। शेख रशीद साहब को भी अब सोचना चाहिए कि उम्र के जिस हिस्से में वो इस वक्त हैं तो सिर्फ मीडिया पे जिंदा रहने के लिए बिला वजह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। नहीं है, सियासत को साफ सुथरा रहना और हो सकता है लतीफ़ चौधरी साहब NRO किसी टॉफी च्युइंगम या किसी चूरन का नाम हो जो कि बार बार इसका जिक्र हो जाता है। पता नहीं NRO क्या चीज है। ठीक है, ना किसी ने पूछना ना देना किसी। ठीक है, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं इस मामले पर। हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। सारा बोर्ड सरफराज के साथ है। मैंने अपने सिलेक्टर से बात की है, कोच से बात की है, डायरेक्टर हमारे क्रिकेट ऑपरेशन है जाकिर खान, उनसे बात की है। हम सब सरफराज को सपोर्ट करते हैं एज पाकिस्तान कैप्टन। उन कप्तानों में मेरा नाम शामिल होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में कप्तानी की और वर्ल्ड कप में कप्तानी करना किसी भी कप्तान के लिए बहुत ऑनर की बात है। जो बोर्ड ने मुझ पर एतमाद किया है इसमें पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। तो तनकीद के बाद कप्तान सरफराज अहमद के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने कप्तान की तब्दीली से मुतल्लिक होने वाली तमाम कयासराइयों को मुस्तरद करते हुए सरफराज अहमद पर एतमाद का इजहार किया और उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप तक कप्तान बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। जबकि ये वही PCB है जिसने कप्तान के तकर्रुर के मामले में कन्फ्यूजन का
शिकार हो गई थी और पूरी आवाम को भी कंफ्यूज कर दिया था। सरफराज को वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपने की टाइमिंग कितनी दुरुस्त है, एक्सपर्ट्स के लिए हमारा ये सवाल। और फैसल साहब, इस सवाल का आगाज आपसे कि जो टाइमिंग चुनी गई है, ये टाइमिंग कितनी दुरुस्त है? एक तो ये कि पीसीबी ने बहुत मुनासिब फैसला किया, अच्छा फैसला किया एक ऐसे वक्त में जब जो है वो सरफराज को जो है निशाना बनाया जा रहा था और एक नेशनल लेवल के खिलाड़ी को जो है पाकिस्तानी टीम से ही जो है वो आउट करने की कोशिश की जा रही थी। ये पीसीबी का जो है बिल्कुल एक बरवक्त फैसला है और ख़ास तौर पे एक ऐसे इल्ज़ाम में जो है वो सरफराज को जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही थी या उसको जो है ख़ुद भी उसमें मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था। बज़ाहिर सरफराज की कोई इतनी बड़ी गलती थी नहीं। तो जिन लोगों ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो है वो सरफराज को तनकीद का निशाना बनाया, अब उनको चाहिए कि वो सरफराज से जो है वो अपनी गलती की जो है वो माफ़ी मांगे। ठीक है अयाज साहब, जब सरफराज पर तनकीद हो रही थी तो तब ये पीसीबी को माफ़ी भी मांगनी चाहिए थी कि नहीं मांगनी चाहिए थी? जिस तरह से फैसल साहब ने कहा कि तनकीद करने वाले भी यही लोग थे, अब सपोर्ट करने वाले भी यही लोग हैं। आपसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं, उनसे पीसीबी से नहीं कर रहे। देखें, सिंपल इसका मैं हल बताता हूँ। अगर पाकिस्तानी टीम ये T20 जीत जाती, शोएब मलिक जीत जाते, तो आज सिचुएशन डिफरेंट होती, क्योंकि सरफराज 2 सीरीज टेस्ट सीरीज हारे हैं। उसके बाद जब वो उन पे बैन लगा 2-1 से, वो वनडे सीरीज भी हार रहे थे। अब इसलिए पीसीबी ने उस वक्त कहा था कि जी हम सीरीज टू सीरीज डिसाइड करते हैं। अब जो टीम हार गई, जाहिर है उसके बाद ऑप्शन कोई नहीं था। ये पीसीबी ने कोई सरफराज पे मेहरबानी नहीं की। सरफराज को बहरहाल मुबारक हो कप्तान बनने की। क्या उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं थी आमिर साहब? ऑप्शन अब थी नहीं। ठीक है आमिर साहब, आपको भी लगता है कि ऑप्शन ही कोई नहीं थी? पहले तो फैसल साहब को बता दूं कि ये जो आप मुतालबे कर रहे हैं ये गैर ज़रूरी हैं। हम कप्तान पे जो पहले तनकीद थी उसको जायज़ समझते थे। अब वो हमारा कप्तान है और हम चाहेंगे वो हमारी टीम को लीड करे। हमारी दुआएं पूरी टीम के साथ हैं और हम चाहेंगे कि 31 मई, 3 जून और फिर 16 जून को जो इंडिया के साथ मैच है हमें वो जितवा दे, फिर हम आगे देखी जाएगी जो हमारा मैच है। बाकी खेल के हारे किसी के साथ भी कौम कुछ नहीं कहती, लेकिन जब आप बुरी तरह हारते हैं, जब परफॉर्मेंस आपकी जीरो होती है, फिर लोगों को गुस्सा आता है। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, जब तनकीद हो रही थी तो तब कहा गया कि वक्त आने पर कप्तान का तकर्रुर किया जाएगा। अब जब तनकीद के बादल भी छट गए तो आपने कप्तान मुकर्रर कर दिया। नबीला, बात यह है कि क्रिकेट के अंदर कप्तान की जो सलाहियत है वो उसकी टेस्ट मैचों की या वनडे मैचों की, T20 की, वो उसकी हार और जीत के हवाले से सामने आती है कि वो टीम को किस तरह लड़ाता है। तो सर मेरा ख्याल है कि सरफराज एक खिलाड़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता ये है कि टेस्ट में हमें कप्तान अपना नया बनाना पड़ेगा टेस्ट की टीम के लिए। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका में किया जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि उसका इल्म ही इतना नहीं है, उसका बेचारे का और अब उसको उस पता नहीं है, तो वो लिहाजा वो माफ़ हो गया। वो माफ़ी है तो वो खुद मांग रहा है, शोएब से भी उन्होंने माफ़ी मांगी, तो किसी तनकीद करने वाले को माफ़ी मांगने की क्या जरूरत है? तनकीद तो होती रहती है, तो इस पर क्या माफ़ी मांगी? जनरल साहब, इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सरफराज की पे दर पे नाकामियां थी, कोई उसके ऊपर तनकीद बिला वजह नहीं की जा रही थी। इन नाकामियों में आप देख लीजिए, जब भी किसी की इस तरह की होंगी उसमें तनकीद होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीसीबी की भी मजबूरी है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और जैसे ही कोई ऑप्शन मिली तो मेरा ख्याल है सरफराज शायद दोबारा कप्तान न बन सके। फिलहाल उन्होंने अपनी मजबूरी के तहत उसको कप्तान बना दिया। ठीक है, आज का एक्सपर्ट्स आपने जाना, सरफराज को वर्ल्ड कप की कप्तानी सौंपने की टाइमिंग कितनी दुरुस्त है, इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।